रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। डिम्पल और सार्थक साथ में कॉलेज पढ़ते थे और इसी के साथ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन सार्थक आकर डिम्पल से बोलता है, डिम्पल, आज शाम को कॉलेज के बाद मैं तुमको अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ, अपने घर वालों से मिलाने। अच्छा बाबा चलेंगे, पर ये तो बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? बस मेरी माँ और रामसरन जी। ये रामसरन तुम्हारे दादा का नाम है? अरे नहीं बाबा, मेरे कुत्ते का। डिम्पल ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है, तुमने कुत्ते का नाम रामसरन जी रखा है? हाय राम, कल को हमारा बच्चा होगा तुम तो उसे टॉमी बुलाओगे। ये मेरे आगे तो बोल दिया, लेकिन मेरी माँ के आगे मत बोलना। मेरी माँ एक गुरुजी को बहुत मानती हैं और उन्होंने बोला था कि रामसरन नाम का एक कुत्ता रखने से घर में बरकत होगी और उससे परिवार के मेंबर की तरह ही रखना है, और ऐसा हुआ भी। अच्छा बाबा, नहीं बोलूंगी उसे कुत्ता। शाम को चलती हूँ तुम्हारी माँ और तुम्हारे रामसरन जी से मिलने। जिसके बाद डिम्पल और सार्थक कॉलेज लेक्चर अटेंड करने चले जाते हैं और शाम को सार्थक डिम्पल को अपनी माँ कोकिला के पास लेके जाता है। कोकिला डिम्पल को देखकर मुंह बना लेती है और डिम्पल उसके पैर छूती है, जिसके बाद कोकिला बोलती है, हाँ ठीक है उठो। तभी वहाँ सार्थक का कुत्ता रामसरन आता है और डिम्पल कोकिला को इम्प्रेस करने के लिए कुत्ते के भी पैर छूती है, जिसे देखकर कोकिला बहुत खुश होती है और कुछ महीने बाद वो डिम्पल और सार्थक की शादी करवा देती है। दोनों का कॉलेज खत्म हो गया था। अब सार्थक की जॉब लग जाती है और डिम्पल घर संभालने लगती है। इसी के साथ साथ एक दिन सार्थक डिम्पल से बोलता है, जान, तुम जानती हो ना, अब कल से मुझे ऑफिस जाना है, तो मैं रामसरन जी का ख्याल ज्यादा नहीं रख सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ के आगे तुम उसका ख्याल ज्यादा रखो। ठीक है जान, जैसा तुम बोलो। डिम्पल रामसरन का खूब ख्याल रखती, कोकिला के आगे उसके पैर छूती और उसे इंसानों की तरह टेबल पर बिठाकर ही खाना खिलाती। अब सार्थक ऑफिस की वजह से रामसरन को वॉक पर नहीं ले जा पाता, इसीलिए डिम्पल कुत्ते को अपनी गली में ही टहलाया करती। और साथ ही एक दिन सार्थक डिम्पल से बोलता है, डिम्पल, मैं ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम माँ का और रामसरन जी का अच्छे से ख्याल रखना। अरे बाबा, ये मेरा भी तो परिवार है, क्यों चिंता करते हो? तुम आराम से जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा सुनो, एक बात तो रह ही गई, अपने साथ रात को माँ जी को सुला लेना, तुम दोनों को डर नहीं लगेगा। सार्थक अपने ऑफिस के काम से कुछ दिन के लिए बाहर चला जाता है, जिसके बाद अब डिम्पल को कोकिला के साथ सोना था। जिसके बाद कोकिला आकर डिम्पल से बोलती है, बहू, तुझे रात को हाथ पैर चलाने या खराटे लेने की आदत तो नहीं है? कहीं तू मुझे चैन से सोने ही ना दे। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल लाश की तरह सोती हूँ। एक बार सो गई ना तो जरा भी नहीं हिलती। साथ वाले को तो बिल्कुल परेशान नहीं करती, बस सो जाऊँ फिर तो सुबह ही उठती हूँ। बस तुझसे तेरी तारीफ नहीं पूछ रही, चल अब सो जा। रात को सोते हुए कोकिला को कुछ गीलेपन का एहसास होता है और वो जाग जाती है, जिसके बाद जागकर वो डिम्पल को जगाते हुए बोलती है, डिम्पल बहू उठो। ये तो उठ ही नहीं रही, अबे सच में क्या लाश की तरह सोती है क्या? उठ भी जा अब। कोकिला की आवाज सुनकर डिम्पल उठती है और बोलती है, क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ क्या? तुम बेड पर सूसू करती हो? देखो तुम्हारा बिस्तर कितना गीला है। डिम्पल देखती है कि बस उसकी तरफ से बिस्तर गीला है और ये देखकर वो अपनी सास से बोलती है, सॉरी माँ जी, शायद गलती से हो गया। गलती से? तुम अब बच्ची नहीं हो, पता नहीं मेरा बेटा कैसे सोता है तुम्हारे साथ। तुमसे अच्छे तो वो रामसरन जी है जो बाहर जाकर सूसू करते हैं। तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है ना? नहीं माँ जी, शायद आपके डर से हो गया। मेरे डर से मतलब? कुछ भी तो नहीं माँ जी, मैं अभी ये बिस्तर बदल देती हूँ। उसके बाद डिम्पल बिस्तर को बदल देती है और दोनों सास बहू साथ में सो जाते हैं। अगली रात फिर से कोकिला की तरफ से बिस्तर सूखा और डिम्पल की तरफ से गीला था। ये देखकर कोकिला फिर जाग जाती है और डिम्पल की पीठ पर तेज की थप्पड़ मारते हुए बोलती है, उठ, अब क्या नदियाँ बहाएगी? उठ जा। डिम्पल जाग कर देखती है
कि सिर्फ उसकी तरफ से फिर से बिस्तर गीला है और वो फिर से शर्मिंदा होकर कपड़े बदलकर सोने लगती है और YouTube खोलकर बोलती है। कहानी घर घर की चैनल पर वो बेचारी बहू भी बेड पर सुसु कर रही थी और लास्ट में जाकर पता चला कि ये सब कुछ तो उसकी सास का किया धरा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सासू माँ भी मेरे साथ ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो। डिम्पल ये सोचकर सो जाती है और अगले दिन कोकिला मार्केट से एक एडल्ट डायपर लाकर डिम्पल को देती है और बोलती है, ले बस अब यही दिन देखने रह गए थे। अब से तू जब तक मेरे साथ सोएगी ये पहनकर सोएगी, आई समझ? पर माँ जी, परवर कुछ नहीं, जो बोल दिया सो बोल दिया। डिम्पल बेचारी मरती क्या ना करती, वो एडल्ट डायपर पहनकर कोकिला के बगल में सो जाती है, जिसके बाद फिर से उन्हें सुबह बिस्तर गीला मिलता है, जिसे देखकर कोकिला बोलती है, खराब कंपनी का डायपर है, आज ही जाकर इस कंपनी पर केस ठोकूंगी। माँ जी, क्यों ना आज हम जाग कर देखें कि बिस्तर गीला कैसे हो रहा है। रात के समय डिम्पल और कोकिला कमरे के एक कोने में ये देखने बैठ जाते हैं कि आखिर बिस्तर गीला हो कैसे रहा है। और डिम्पल बोलती है, जब मैं सार्थक के साथ सोती थी तब तो बिस्तर गीला नहीं होता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ जी ही बेड पे सुसु कर रही हो। तभी कोकिला बोलती है, कल ही इस सुसु की टंकी को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, इसने तो मेरी नींदें हराम कर दी है, शायद कोई बीमारी है इसको। दोनों सास बहू कोने में बैठकर इंतजार करते हैं कि तभी रामचरण उसके कमरे में आता है और डिम्पल की साइड जाकर टांग उठाकर सुसु कर देता है। ये देखकर कोकिला और डिम्पल बिल्कुल हक्का बक्का रह जाते हैं, जिसके बाद कोकिला बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मुझे तो लगा था बेड पर सुसु तू कर रही है, पर ये तो अपने रामचरण जी कर रहे हैं। नहीं माँ जी, माफ करना, आलस के चलते मैं इस कुत्ते को टाइम पर वॉक पर नहीं ले जाती थी, इसीलिए शायद चिढ़कर इसने मेरे ऊपर ही सुसु कर दिया। कुत्ता? सॉरी रामचरण जी। उसके बाद कोकिला और डिम्पल मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि रामचरण को एक टाइम वॉक पर डिम्पल और एक बार कोकिला लेकर जाएगी, जिसके बाद कुत्ता बेड पर सुसु करना बंद कर देता है। क्या कहा तूने, कुत्ता? अरे माफ कीजिए कोकिला जी, मेरा मतलब है रामचरण जी बेड पर सुसु करना बंद कर देते हैं। खैर, इनकी परेशानी तो सॉल्व हो गई। अगर आपके आसपास भी किसी को बेड पर सुसु करने की आदत है तो हमें बताइए, और कोई ऐसा किस्सा जो इस कहानी से कहीं ना कहीं जुड़ा हो तो कमेंट करके हमसे शेयर करना ना भूलें। गोकुल कॉलोनी में सिर्फ 2 ही लोगों के चर्चे थे, एक तो पानवाला और दूसरी हमारी मिसेस गुप्ता। वैसे तो मिसेस गुप्ता 30 साल की थी, पर उन्हें देखकर कोई भी उन्हें 20 साल से ऊपर का नहीं बता सकता था। आखिर वो थी ही इतनी खूबसूरत। एक दिन सोसाइटी के मनोज जी पासवान जी से बोलते हैं, भाई साहब, ये मिसेस गुप्ता की जवानी तो कम ही नहीं होती, यहाँ तो हमारी बाल झड़ने की उम्र आ रही है और ये औरत दिन पर दिन जवान होती जा रही है। अरे जवान तो होगी ना, पति आर्मी में जो है इसका, और वो तो तुमने सुना ही होगा, पति फौज में और पत्नी मौज में। हाँ भाई, बेवफा है ये, बेवफाई कर रही है अपने पति के साथ। मेरा बस चले तो अखबारों में लिखवा दूं कि मिसेस गुप्ता बेवफा है। वैसे तो हर कोई मिसेस गुप्ता में बुराइयां निकाला करता और उनकी चुगलियां किया करता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हर कोई इसी फिराक में रहता कि एक बार मिसेस गुप्ता से किसी तरह सेटिंग हो जाए। अब ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि अकेली औरत खुली तिजोरी की तरह होती है। बस ऐसी ही एक खुली तिजोरी गोकुल सोसाइटी में भी थी, वो थी मिसेस गुप्ता। एक दिन मनोज जी मिसेस गुप्ता के घर जाते हैं और उनसे बोलते हैं, मिसेस गुप्ता, आप जानती हैं ये पासवान आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था, पर मैंने उसे डांट दिया। अब अगर वो कभी भी कुछ बोले तो आप मुझे बताना। जी जरूर, आपको नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी, इस मोहल्ले में आप ही तो है एक नौजवान। इतना कहकर मनोज जी वहाँ से चले जाते हैं और तभी पासवान जी वहाँ आते हैं और मिसेस गुप्ता से बोलते हैं,
मिसेस गुप्ता, आपको पता है मनोज अपनी सोसाइटी में चुगलियां करने के लिए फेमस है। कल ही किसी को कह रहा था मिसेस गुप्ता बेवफा है। मेरा तो ये सुनकर दिल ही टूट गया। क्या मनोज जी ने ऐसा बोला? हाँ, बस ये नहीं, और भी बहुत कुछ बोला है, पर आप फिक्र ना करें। अब अगर वो कुछ बोलता है ना तो आप सीधा मेरे पास आना। मेरा दिल आपके लिए 24 घंटे खुला है, मतलब घर। इतना कहकर पासवान जी भी अपने घर चले जाते हैं। लेकिन मिसेस गुप्ता समझ जाती है कि इन दोनों के इरादे कुछ नेक नहीं है। फिर उसे एक तरकीब सूझती है और वो मनोज जी और पासवान जी दोनों से प्यार भरी बातें करने लगती है। वो अक्सर दोनों को इशारे किया करती और दोनों से अपना काम निकलवाया करती, जैसे कि घर का राशन लाना तो कभी शॉपिंग पर ले जाना। वक्त बीतता जाता है और मिसेस गुप्ता के पीछे जूतियां घिसा घिसा कर मनोज जी और पासवान जी दोनों कम से कम 50,000 के नीचे आ जाते हैं। और एक रात पासवान जी के घर मिसेस गुप्ता आती है और उसके करीब जाकर उससे बोलती है, इस मोहल्ले में बस एक आप ही मर्द हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं, बाकी सब तो फुस्सी बम है। अरे हाँ, भले ही मेरा डोला 16 का ना हो लेकिन 14 का तो है ना। 46 की छाती ना हो लेकिन 35 की तो है ना। मैं करूँगा आपकी रक्षा। पासवान जी के ये कहते ही मिसेस गुप्ता शर्मा के चली जाती है, जिसके बाद वो सीधा मनोज जी के पास जाती है और बोलती है, अरे मिसेस गुप्ता, आप यहाँ कैसे? धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। हाय हाय, कितनी मीठी बातें करती हैं आप, बिल्कुल कोयल की तरह। सुनिए जी, मुझे ना आप बहुत अच्छे लगते हैं, पर वो बुढ़ा पासवान जब देखो मुझे गंदी नजर से देखता है। उस साले की इतनी हिम्मत, उसने मेरी गुप्तू को गलत नजर से देखा। मैं उसकी जान निकाल दूंगा। मनोज जी और पासवान जी दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। तभी मनोज जी पासवान जी को एक थप्पड़ मारते हैं, लेकिन पासवान जी भी कहाँ कम थे। वो मनोज जी की नाक पर एक जोरदार घूसा मारकर बोलते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदी को छेड़ने की? तू खुद को समझता क्या है? कौन बंदी? किसकी बंदी? कैसी बंदी? अबे मेरी बंदी, और किसकी? उसे शॉपिंग करवाऊं मैं, डिनर करवाऊं मैं, और बंदी तेरी। लेकिन वो तो मेरी बंदी है, मैं उसका सारा राशन का सामान भरता हूँ। दोनों खूब लड़ते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। जहाँ एक तरफ पासवान जी को लगता है कि मनोज जी झूठ बोल रहे हैं, वहीं मनोज जी को लगता है कि पासवान जी झूठ बोल रहे हैं। दिन ऐसे ही बीतते हैं और मिसेस गुप्ता आए दिन अपने हुस्न का फायदा उठाकर दोनों को अपने लपेटे में लेती रहती। तभी एक दिन मिसेस गुप्ता रोते हुए मनोज जी के पास आती है और बोलती है, हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, कोई मुझे जहर लाकर दे दो, मैं मर जाना चाहती हूँ। अरे मेरी बेबी डॉल, क्या हुआ बताओ ना। मेरे पति मुझे तलाक देना चाहते हैं, उन्होंने नई बीवी बना ली है। अब मैं इस भरी जवानी में किसके सहारे रहूंगी? मैं हूँ ना, मेरे साथ रहना। पर आप तो शादीशुदा हैं, फिर कैसे? अरे जिसे खाने को मिलेगा च्यवनप्राश, फिर वो क्यों खाएगा घास। हम भाग चलते हैं। कल मैं अपने कपड़े और कुछ पैसे और गहने तुम्हें दे दूंगा। तुम वो लेकर मुझे रेलवे स्टेशन मिलना। मैं घर से खाली आता हूँ ताकि किसी को शक ना हो। मिसेस गुप्ता हाँ करके मनोज जी के घर से निकलकर पासवान जी के पास जाती है और यही कहानी उन्हें भी सुनाती है, जिसके बाद पासवान जी बोलते हैं, गुप्तू, तुम ना मेरा सारा पैसा गहना लेकर चले जाओ और मैं कल रात तुमसे बस स्टॉप पर मिलूंगा। मिसेस गुप्ता दोनों से ही पैसे और गहने निकलवा लेती है। बस फिर क्या था, जहाँ एक तरफ मनोज जी मिसेस गुप्ता का रेलवे स्टेशन पर वेट करते हैं, तो वहीं पासवान जी बस स्टॉप पर। लेकिन मिसेस गुप्ता तो बेवफा थी, फिर वो आती तो आती कैसे। आखिर में थक हार के दोनों वापस घर की ओर आते हैं और देखते हैं कि सोसाइटी के बाहर भीड़ जमा है और पुलिस भी। तभी पान वाला रोते हुए बोलता है, अरे मिसेस गुप्ता बेवफा है रे, हम सबको चूना लगाते हैं और वो ससुरी हमको ही चूना लगा के भाग गई। अरे भाई बता तो क्या हुआ? उस चुड़ैल ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। मुझे बोली 25,000 दे दो, अगले महीने तुमसे भाग के शादी कर लूंगी। अरे मैं तो लुट गया। मुझे बोली 25,000 दे दो और मैंने तो दे दिए प्यार प्यार में। अब क्या करेगा तेरा पान वाला है प्रभु।
तभी इंस्पेक्टर हीरालाल मनोज जी से बोलता है। जी दरअसल हमें खबर मिली है कि यहाँ कोई सोनम गुप्ता फेक मिसिस गुप्ता बन के रह रही है। उसने पहले भी 5 आदमियों को लुटाई जी, और उसने आपकी सोसाइटी के मशहूर पान वाले को भी नहीं छोड़ा। उसी ने हमें कंप्लेंट करके यहाँ बुलाया है। क्या आप कुछ जानते हैं क्या? जी नहीं साहब, मैंने तो कभी उनसे बात ही नहीं की। अरे पासवान जी, क्या पता आपको ही कुछ पता हो। नहीं सर, मैंने भी उनसे कभी बात नहीं की। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि उसने सिर्फ पान वाले को ही चूना लगाया है। जी आप सब तो बच गए। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। इंस्पेक्टर चला जाता है। उसके बाद पासवान जी और मनोज जी बस एक दूसरे का चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि मिसेस गुप्ता ने उन दोनों को ही बेवकूफ बनाया है। लेकिन उन दोनों में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो एक दूसरे को इसके बारे में बता पाए। अंजलि शर्मा राहुल खन्ना की बेस्ट फ्रेंड होती है। दोनों की दोस्ती के किस्से लोगों की जुबान पे चढ़े ही रहते हैं। अंजलि शर्मा बेहद ही सुलझी हुई, समझदार, कॉलेज की टॉपर और लुक वाइज एकदम टॉम बॉय टाइप लड़की होती है। वहीं दूसरी तरफ राहुल कॉलेज का कूल डूड, एवरेज मार्क्स लाने वाला, पगला झल्ला सा लड़का होता है। अंजलि और राहुल दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे और मॉर्निंग में बास्केटबॉल खेला करते थे। राहुल अंजलि से रोज हारता था। ऐसे ही एक दिन कोर्ट में राहुल और अंजलि बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी दोनों की नोकझोंक हो जाती है। तुम्हें खेलना नहीं आता तो कम से कम चीटिंग तो मत करो। हे अंजलि, मुझे चीटर मत बुलाओ। यस बोलूंगी, चीटर चीटर चीटर। नहीं अंजलि, आई एम नॉट अ टीचर। उप्स, चीटर। ओह, दैट्स व्हाट यू आर, चीटर चीटर चीटर। ना 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 ना, राहुल इज अ चीटर। स्टॉप इट अंजलि, मुझे बार बार चीटर मत बुलाओ। क्यों, डर गए? राहुल खन्ना? राहुल खन्ना कभी किसी से नहीं डरता। ओह यस, अंजलि शर्मा से रोज हारता है बास्केटबॉल में, चीटर। ऐसे ही आए दिन अंजलि और राहुल की कोल्ड वॉर चलती ही रहती है। थोड़ी देर बाद दोनों का झगड़ा सुलझ जाता है। दोनों को एक दूसरे की याद आने लगती है और फिर क्या, उन दोनों का पैचअप हो जाता है। तभी राहुल और अंजलि अपनी दोस्ती वाला स्पेशल हेलो एक दूसरे को करते हैं। दोनों ढेरों बातें करते हैं और अगले ही दिन फ्रेंडशिप डे होता है। अंजलि राहुल को फ्रेंडशिप बैंड बांधती है और राहुल से बोलती है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड यार, पर तू ना इन स्टूपिड सी लड़कियों के पीछे भागना बंद कर दे। हे अंजलि, मैं लड़कियों का पीछा नहीं करता, लड़कियां मेरा पीछा करती हैं। वैसे तू बता, तुझे कैसी लड़की पसंद है? किससे शादी करना चाहता है? बहुत सुंदर सी, प्यारी सी, जिसे देखकर दिल बोले बस यही है वो। जब वो सामने आए तो बैकग्राउंड में गिटार बजने लगे और जब मैं उसे कहूँ पलट 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 तो वो मुड़ कर मुझे देखे। अच्छा, और अगर तुझे ऐसी लड़की नहीं मिली तो क्या मैं तुमसे शादी कर लूंगा? छी, कभी नहीं, नेवर, ना ना ना। कुछ ही देर में कॉलेज में टीना की एंट्री होती है। टीना बहुत ही सुंदर, इंटेलिजेंट और स्टाइलिश लड़की होती है। पूरे कॉलेज में उसकी ब्यूटी के चर्चे होते ही रहते हैं। म्यूजिक फेस्टिवल में उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब उसकी आवाज के भी फैन हो जाते हैं। हर किसी की आंखों और जुबान पे टीना छा जाती है। टीना के अट्रैक्शन से राहुल भी नहीं बच पाता, उसे टीना से प्यार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अंजलि के दिल में भी राहुल के लिए प्यार के फूल खिलने लगते हैं। इसी कश्मकश में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अंजलि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सेम पिंच राहुल, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। पर पहले मैं बोलूंगा। अच्छा ठीक है, पहले तुम बोलो। वो मैं टीना से प्यार करता हूँ। हाँ राहुल, आज मैं टीना को ये बोल दूंगा। ठीक तो बोला ना? या एक बार फिर से प्रैक्टिस करूँ? हाँ राहुल, बिल्कुल ठीक। दिल की बात बताने में देर नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर में बारिश होने लगती है और अंजलि के दिल के अरमान बारिश के साथ बह जाते हैं। वो राहुल को अपने दिल की बात नहीं बता पाती और कुछ ही दिनों में अपने घर वापस चली जाती है। राहुल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। वहीं दूसरी ओर राहुल और टीना एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। राहुल अक्सर टीना के ख्यालों में खोया रहता है। एक दिन अचानक राहुल टीना को मिलने उसके घर आता है। टीना, तुम्हें पता है क्या राहुल? एक मर्द का सर केवल 3 औरतों के आगे झुकता है। अच्छा, बताओ किसके सामने? राहुल अपनी पॉकेट में से रिंग निकालता है और बोलता है, एक माँ के आगे, दूसरा देवी माँ के आगे और तीसरा क्या राहुल? विल यू मैरी मी? हाँ, यस राहुल। राहुल के प्रपोजल को टीना एक्सेप्ट कर लेती है और कॉलेज फिनिश होने के बाद टीना और राहुल की धूमधाम से शादी हो जाती है।
राहुल के घर में उसकी माँ जया रहती है। टीना राहुल के घर को संभाल लेती है। वो सबका बहुत ध्यान रखती है और सबकी पूरी देखभाल करती है। ऐसे ही एक शाम राहुल के घर सब डिनर कर रहे होते हैं। टीना बहू, कहाँ हो तुम? अरे डिनर रेडी हुआ या नहीं? मॉम जी, डिनर रेडी है, जस्ट कमिंग। टेबल पे रख दूं? टीना के हाथ से डिनर गिर जाता है। बहू क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो चक्कर आ रहे थे। राहुल, डॉक्टर को फोन मिला, कहीं खुशखबरी की तो बात नहीं? बहू को चक्कर आ रहे हैं। माँ कुछ भी बोलोगे, हद है। कुछ ही देर में डॉक्टर राहुल के घर पहुंचते हैं और टीना का चेकअप करते हैं और सबको बताते हैं कि राहुल, टीना को ब्लड कैंसर है। ये कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो आप इसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर राहुल और उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोनों बेहद दुखी हो जाते हैं। राहुल टीना का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगता है। टीना इसी दौरान डायरी लिखना शुरू कर देती है। धीरे धीरे समय रेत सा फिसलता जाता है और आखिर में वो घड़ी आ ही जाती है जब टीना कैंसर से हार जाती है और उसकी मौत हो जाती है। टीना की मौत से राहुल के ऊपर मानो दुखों के बादल छा जाते हैं। 5 साल बीत जाते हैं पर राहुल टीना को भूल नहीं पाता। राहुल की माँ जया अपने बेटे की देवदास जैसी हालत देख उससे बोलती है, राहुल बेटा, मुझसे तेरी ये उदासी और अकेलापन देखा नहीं जाता। इतने साल हो गए टीना को गुजरे हुए, तू दूसरी शादी क्यों नहीं करता? माँ हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। प्यार एक बार होता है और शादी भी एक ही बार होती है। तो फिलॉसफी मत झाड़ मेरे सामने। मेरी भी कुछ सोच। मेरी सारी सहेलियाँ अपनी बहुओं की चुगली करती हैं और मैं अच्छा, तो माँ आपको बहुत चुगली करने के लिए चाहिए? नहीं बेटा, पर तू शादी कर ले। माँ मैंने बोला ना कि मैं दोबारा शादी नहीं करूँगा। इस तरह राहुल की माँ जया उसकी दोबारा शादी के लिए लड़कियां ढूंढना शुरू कर देती हैं। तभी एक दिन उनकी नजर राहुल के कमरे की दीवार पर पड़ती है जिस पर अंजलि और राहुल की तस्वीर लगी होती है। तस्वीर देखकर जया अंजलि के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देती है जिससे पता चलता है कि राहुल और अंजलि बहुत गहरे दोस्त थे और अंजलि को राहुल से कभी प्यार भी था। इसी सिलसिले में वो एक दिन अंजलि के घर फोन करती है और उसे अपने घर बुलाती है। अंजलि राहुल के घर साड़ी पहन कर आती है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? बस ठीक ही हूँ। वैसे साड़ी में तुम बहुत प्यारी लग रही हो। बस अंजलि, अब तू ही बनेगी मेरे घर की बहू। आंटी जी, वैसे टीना दिखाई नहीं दे रही। टीना, वो देखो। ओह, मुझे बहुत दुख हुआ टीना के बारे में जानकर। तभी वहाँ राहुल आ जाता है और अपनी झल्ली सी अंजलि को साड़ी में देखकर सरप्राइज हो जाता है। अंजलि, तुम और साड़ी बहुत चेंज हो गई हो। मतलब बड़ी प्यारी लग रही हो। क्या बात है? काश राहुल तुम उस दिन मेरे दिल की बात समझ पाते कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, पर तुम्हारी खुशी से ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। थैंक यू। वैसे कहाँ खो गए तुम? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। अरे हाँ, तुमने अभी तक शादी नहीं की? मैं तो आज भी बस तुम्हारी ही होना चाहती हूँ राहुल। हे, क्या हुआ? कहाँ खो गई? नहीं, कहीं नहीं। वैसे मुझे टीना के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। अरे भाई, कैसे पता? तुम तो गायब ही हो गई। जब मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम तो थी ही नहीं। इस तरह राहुल और अंजलि की बातें चलती ही रहती हैं। राहुल की माँ जया राहुल के चेहरे पे स्माइल देख बेहद खुश होती है। वहीं अंजलि और राहुल एक दूसरे से रोजाना मिलते ही रहते हैं। उनका बास्केटबॉल खेलना फिर से शुरू हो जाता है। राहुल को अंजलि से प्यार हो जाता है और अंजलि का सोया हुआ पहला प्यार फिर से जाग जाता है। एक दिन दोनों बास्केटबॉल खेल ही रहे होते हैं, तभी बारिश आ जाती है। जैसे ही वो दोनों चलना शुरू करते हैं, अंजलि का पैर फिसल जाता है और राहुल उसे बाहों में थाम लेता है और कहता है, अंजलि तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे कुछ कैसे हो सकता है जब तुम मेरे साथ हो? मैं कभी तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगा, प्रॉमिस। तभी बिजली कड़कती है और अंजलि डरकर राहुल की गले लग जाती है। राहुल बड़े प्यार से अंजलि को संभाल लेता है और दोनों को एक दूसरे के प्यार का एहसास होता है। और अंजलि राहुल से कहती है, राहुल मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ जो शायद बहुत पहले ही कह देना था। नहीं, पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है राहुल, पहले तुम कहो। अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ। आई लव यू अंजलि, आई रियली लव यू। हाँ राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू टू सो मच। इसी तरह अंजलि का पहला प्यार पूरा
पूरा हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।